ने यही बोला है कि वल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एशेस एंड और मोल्टन रॉक मटेरियल्स जैसे कि लावा एस्केप होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक वल्केनो का इरप्शन हुआ है इस तरह से, है ना। तो इसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आती है, जैसे कि गैसेस आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर वेपर्स निकल के आते हैं, ऑक्सीजन भी निकल के आता है। तो ये सब गैसेस इसके अंदर से निकल के आते हैं। इमेजिन करिए, बस इस तरह से पढ़ना है आपको। इमेजिन करिए कि हाँ निकल के आ रहे हैं इससे गैसेस, तो सिर्फ गैसेस निकल के आ रहे हैं क्या? इस जो ये भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है इससे क्या सिर्फ गैसेस ही निकल के आते हैं क्या? नहीं। तो इसके साथ अदर मटेरियल जैसे कि मतलब जो राख होती है उसको हम ऐश बोलते हैं, तो वो भी निकल के आते हैं, एशेस भी निकल के आते हैं। मोल्टन रॉक मटेरियल भी निकल के आता है जो लिक्विड में, आप अगर ये डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होते हैं, किसी भी वोल्केनिक इरप्शन का देखोगे तो इस तरह से एक पतला लिक्विड ऐसे बह रहा होता है। तो उसमें वो क्या होता है? मोल्टन मैग्मा होता है, मोल्टन रॉक होता है, मोल्टन मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। और अब देखेंगे हम यहाँ पे, मतलब जितना बेसिकली होता था उतना मैंने समझा दिया। वोल्केनो इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोस। जो वोल्केनो बार बार इरप्ट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वोल्केनोस बोलते हैं। इफ द मटेरियल्स मेंशन आर बीइंग रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज आउट इन द रिसेंट पास्ट, तो मैंने बोला ना जो बार बार 1-2 साल में बार बार निकल के मतलब इरप्ट होते हैं, तो उसको हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। जैसे कि हमारे अंडमान और निकोबार में भी एक एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। ठीक है, और द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट, हमारा क्रस्ट होता है कितना होता है? 0 से लेके 100 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट होता है। तो जो क्रस्ट है बिलो सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल। तो जो सॉलिड क्रस्ट होता है अपर मेंटल में तो भी एस्थेनोस्फीयर है, मतलब थोड़ा सा ये होता वीक है वहां पे। अगर लेकिन आप लोअर मेंटल में जाओगे तो आपको थोड़ा सा सॉलिड क्रस्ट वहां पे मिलेगा। एंड इट हैज यहाँ पे, सॉरी, हाँ, सो हायर डेंसिटी दैट द ऑफ द क्रस्ट, मतलब उस क्रस्ट की जो होती है डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, हायर होती है। ठीक है, द मेंटल कंटेंट्स ऑफ वीकर जोन कॉल्ड एस्टेनोस्फीयर। जो मैंने बोला ना, जो देखो मेंटल के दो भाग होते हैं, एक अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल होता है। तो अपर मेंटल में एस्टेनोस्फीयर होता है, जो कि जिसको बोलते हैं हम वीक रॉक होता है वो, तो यही वीकर जोन होता है रॉक का, तो उसको एस्टेनोस्फीयर बोला जाता है। इट इज फ्रॉम दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू द सरफेस। जो भी इरप्शन हो रहा होता है, नीचे से हो रहा होता है ना इरप्शन, तो वो क्या, जो भी मोल्टन मटेरियल होता है वो रास्ता ढूंढ रहा होता है, और ये यहाँ पे वीक एरिया होने की वजह से यहाँ से जल्दी से वो आराम से बाहर आ सकता है। ठीक है, एंड द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। और जो अपर इस पे आ जाता है ना तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा तब बोला जाता है जब लावा जब निकल के आता है और वो कूल होके वहां पे सेटल डाउन हो जाता है ना, तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो ये लावा में और मैग्मा में क्या डिफरेंस है इतना आपको पता होना जरूरी है। वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इट रीचेस द सरफेस, इट इज रेफर टू एज लावा। ठीक है, तो ये जब ये सरफेस के पास आता है ना तो इसको हम लावा बोलते हैं। यहाँ पे इतना ही बताया है। द मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लो, पायरोक्लास्ट, डेब्रिस इसके अंदर होता है, वोल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, ऐश होता है, डस्ट होता है, गैसेस होते हैं सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स होता है, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, माइनर अमाउंट ऑफ ये क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है, अर्गॉन होता है। आपको पता है ना अर्गॉन एक इनर्ट गैस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था शायद प्रीलिम्स में, पूछा गया था कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें जो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन, उसमें से कौन से गैसेस निकल के आते हैं, तो मतलब क्या क्या मटेरियल निकल के आता है। तो आपको पायरोक्लास्ट डेब्रिस पता होना चाहिए, वोल्केनिक बॉम्ब्स निकलते हैं, और ऐश भी होता है, डस्ट होता है, गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, सल्फर कंपाउंड होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होता है, अर्गॉन होता है। तो ये सब चीजें उसमें से निकल के आती है। तो अब यहाँ पे हम वोल्केनोस देखेंगे, वोल्केनोस के टाइप्स देखेंगे। यहाँ पे इनफ नहीं है, ये आप जीसी लियोन से कंप्लीट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जितने हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है। तो इसकी क्लासिफिकेशन मेजर टाइप ऑफ वोल्केनोज यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे शील्ड वोल्केनोज। ठीक है, तो वो दिखते किस तरह से? इस तरह से है, थोड़ा सा ये छोटा सा राउंड सा इस तरह बनता है, और ऊपर भी इसके ऐसे एक सर्कल बनता है, और ये डेप्थ आप देख रहे हो इतनी डेप्थ होती है इसके अंदर। तो इस तरह की इसकी इमेज याद रखना कि शील्ड वोल्केनो कैसे होते हैं, छोटे से होते हैं ऐसे, मतलब कुछ डाल रहे हैं हम उसके अंदर पानी वानी इस तरह से। आप कभी अपने बचपन में खेलते खेलते मिट्टी के घर बनाए क्या? उसके लिए हम इस तरह से ही बनाते थे
पहले मिट्टी ऐसे गोल करके लेते थे, जैसे उस वो हिप बनता था मिट्टी का, तो उसमें ऐसे हम जिस इसका भी हिप ही बना है ना, ऐसे हिप बनता था, फिर उसके अंदर ऐसे हम ये करते थे ताकि यहाँ पे पानी डाल सके। तो बिल्कुल ये शील्ड वोल्केनो उसी उसी की तरह है। ठीक है, तो इस तरह से स्टोरी लगा के भी आप याद रख सकते हो। तो ये क्या करता है, बेरिंग द बेसाल्ट फ्लो। ठीक है, एंड द शील्ड वल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वल्केनोज ऑन द अर्थ। जो जो भी वल्केनोज अर्थ के ऊपर जिस टाइप के वल्केनोज होते हैं उसमें से सबसे ये लार्जेस्ट वल्केनो होते हैं। एंड सबसे ये इसका उदाहरण आप हवाई देखना, मतलब हवाई जो है अमेरिका की टेरिटोरी है ये, वहां पे आपको ये वल्केनो दिखाई देंगे। आर द मोस्ट फेमस वल्केनोज है ये, हवाई जो आइलैंड है वहां पे आपको इस तरह के शील्ड वल्केनोज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये इमेज याद रखना, जैसे कि मैंने अपने बचपन का जैसे आपको यहाँ पे रिलेट करके दिखाया, वैसे आप अपना याद रख सकते हो कि आपको ये किस तरह से लगता है। और इतना याद रखना कि ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज ऑन द अर्थ, सबसे लार्जेस्ट है ये, तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। अगर देखा जाए तो दीज वल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट। बेसाल्ट एक रॉक होता है, तो उसी से ये वल्केनो मोस्टली बने हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी बात है, अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। इसका जो लावा होता है और जब ये बाहर निकल के आता है, ये देखो ये है हमारा वल्केनो मान लीजिए, तो इससे जब ये लावा बाहर निकल के आता है ना, इस तरह इस तरह से, तो ये लावा जो है इसका इसकी लिक्विडिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, मतलब ये काफी फ्लूइड होता है। व्हेन इरप्टेड, जब ये इरप्ट करता है तब इसका लिक्विडिटी ज्यादा होती है। एंड फॉर दिस रीजन दीज वल्केनोज आर नॉट स्टीप। इसी वजह से ये वल्केनोज है स्टीप नहीं होते हैं। ठीक है, सो दे बिकम एक्सप्लोजिव। ये एक्सप्लोजिव भी होते हैं इफ सम हाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। अगर किसी तरह से इसके वेंट, मतलब अब देखो ये वल्केनो है, मान लीजिए ये वल्केनो है, तो इससे इसका ये मुंह, ये इसका माउथ है, निकल के आ रहा है, तो इसको वेन बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये वेन होती है, तो ये जो वेन है ना, एक मिनट, वेंट, तो इससे ये निकल के अगर इसके अंदर कभी थोड़ा सा वाटर गया ना, तो ये क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज बाय लो एक्सप्लोजिविटी। वैसे तो ये एक्सप्लोजिविटी इनकी कम ही होती है, मतलब कब निकल के आ रहे हैं पता ही नहीं चलता है। कुछ ऐसे वल्केनोज होते हैं जो एकदम से इरप्ट हो जाते हैं ना, तो बड़े से धमाके होते हैं, तो पता चलता है कि वल्केनिक इरप्शन हो रहा है। एक अलग ही टाइप का उनका स्टोन होता है, मतलब उनका साउंड होता है, तो उससे हमें पता चलता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है यही कि इनका ये स्टीप नहीं होते हैं, और एक्सप्लोजिव तब होते हैं जब इसके अंदर अगर समहाउ कैसे भी वाटर चला जाता है, तब ये थोड़े एक्सप्लोजिव होते हैं, वरना तो ये जनरली इनका कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे नहीं है, लो एक्सप्लोजिविटी होती है इनकी। एंड द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप्स कोन, मतलब सिंडर, इस तरह से सिंडर कोन बनता है इसका। ठीक है, तो ये सिंडर कोन वाले वल्केनोज हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका फोटो देखते हैं हम। हाँ, ये जो है सिंडर, इस तरह से ये सिंडर वल्केनोज होते हैं, मतलब एक सेकंड टाइप है। ठीक है, सिंडर वल्केनोज जो है वो स्टीप नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो ना, आप दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये इससे समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये इस तरह से यहाँ पे है। ठीक है, तो ये स्टीप भी नहीं होते हैं, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक आप याद रख लेना। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर थर्ड टाइप देखा था वो सिंडर कोन देखा हमने। अब यहाँ पे हम कंपोजिट वल्केनोज देखेंगे, जो कि दीज वल्केनो आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शंस ऑफ कूलर एंड मोर विशियस लावा देन बेसॉल्ट। बेसॉल्ट से भी ये विशियस होता है। एंड दीज वल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव इरप्शन। सबसे एक्सप्लोजिव अगर कोई है तो वो है कंपोजिटिव वल्केनोज, जो कि इरप्शन जब होता है ये ऐसे एक्सप्लोजन एकदम से होता है, फिर बाद में लावा आना बाहर शुरू हो जाता है। अब देख रहे हो ना, ये इस तरह से होते हैं ये, और जैसे यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है तो लावा बाहर आना शुरू हो जाता है इस तरह से। तो ये यहाँ पे अलोंग विथ लावा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल इसी से निकल के आता है, एशेज भी आते हैं, फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड एंड दिस मटेरियल एक्यूमुलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। लेयर्स भी फॉर्म होते हैं। अगर पूछा जाए आपको कि लेयर किस वल्केनोज के इरप्शन में होते हैं, तो आपको याद रखना है कंपोजिट। इसके ना बेसिकली आपको ये, रुक जाओ मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर आपको याद रखना है ना, तो इस तरह से एक ऐसे इस तरह से लिखना है कि ए एक्सप्लोजिव होते हैं। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, एक्सप्लोजिव होते हैं। ठीक है, फिर लेयर भी बनते हैं इनके, और इतना, और इसमें से मटेरियल कौन सा निकल के आता है,
पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकल के आता है, एशेस भी निकल के आते हैं। तो इतना याद रखना, ये कॉम्पोजिटिव वोल्केनोज के ये लक्ष्य मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फोटो में देखा। अब देखते हैं जो फोर्थ है कैलड्रा या काल्ड्रा, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग से रखना। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो। तो अब तो अर्थ पे अगर सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव कौन से है, तो ये काल्ड्रास है। ठीक है, तो इसको आप याद रखने ला। वैसे तो कंपोजिटिव भी है, लेकिन अर्थ पे अगर सबसे ज्यादा अगर एक्सप्लोजिव देखा जाए तो ये मोस्ट एक्सप्लोजिव में आते हैं काल्ड्रा। and they are usually explosive that when they erupt and they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure। ये जिस तरह से खुद के अंदर ही मतलब जब जैसे इरप्ट होता है खुद के अंदर ही गिर जाता है, तो वहां पे क्या होगा, एक डोम शेप बनने की बजाय एक खड्डा मतलब एक गड्ढा ही बन जाता है वहां पे। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। एंड कोलैप्स डिप्रेशन कॉल्ड काल्ड्रास। तो जैसे अगर इस तरह से डोम शेप बनता है ना और फिर यहाँ पे इनका ही माउथ होता है, तो इस तरह से नहीं बनता ये काल्ड्रा। क्या करता है, ये अपने अंदर ही गिरेगा, तो इस तरह से ये क्या होगा, यहाँ पे गड्ढा ही पड़ेगा। तो इस तरह से होता है। एक्सप्लोजिवनेस इंडिकेट दैट मैग्मा चेम्बर सप्लाइज द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट आल्सो इन क्लोज विसिनिटी। तो इनके ये एक्सप्लोजिवनेस ज्यादा होने की वजह से ये इनका जो क्या बोलते हैं, जो लावा चेम्बर सप्लाई जहां से आता है वो उसी के अंदर गिरेगा, तो कहां से उनकी विसिनिटी और ये सब होगी। एक मिनट था, ये पता नहीं कहां से आ गया, निकल गया। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, गॉड क्या क्या हो रहा है सॉरी तो अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस। ठीक है, दीज वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा होता है इनका, एंड दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये फ्लो करते हैं। जैसे कि हमने ये बोला था वो हवाइन वाला जो है, ठीक है, शील्ड वोल्केनो फ्लो करते हैं, बट ये भी उससे भी ज्यादा ये फ्लो करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करते हैं। थिक बेसॉल्ट लावा होता है, लावा फ्लोज, एंड देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लो विद सम फ्लो अटेनिंग थिकनेस ऑफ more than 50 meter. An individual flow may extend for hundreds of kilometers, and Deccan Trap from India, presently covering most of the Maharashtra plateau, are a much larger flood basalt province, and it is believed that initially the trap formation covered a much larger area than the present। तो देखो, जो ये फ्लड वाला जो वोल्केनोज होते हैं, इसीलिए इनको फ्लड बोला जाता है, क्योंकि ये जब इनका लावा बाहर निकल के आता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो फ्लो करता है, इसीलिए इनको हम फ्लड बोलते हैं। और डेक्कन ट्रैप जो है उसी से फॉर्म हुआ है। तो इतना डेक्कन ट्रैप का उदाहरण अगर आ जाए ना, तो आप फ्लड जो होता है, फ्लड वोल्केनोज होता है, तो उसको याद रखना, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखना है हमें यहाँ पे मिड ओशियन रीज वोल्केनोज, ठीक है, एंड दीज वोल्केनोज ऑकर इन द ओशनिक एरिया। तो ये तो सब अर्थ पे होते थे। अब ये मिड ओशियन रीज वाला जो है ये ओशन के अंदर होता है, और ये लगभग इसका अगर हम देखा जाए ना, ये 70,000 किलोमीटर लॉन्ग है। ये जो मिड ओशनिक रीज है ये 70,000 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेचेस थ्रू ऑल द ओशियन बेसिन्स। तो ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रीच एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट इरप्शंस, एंड वी शॉल बी डिस्कसिंग दिस डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर में। हम इसको जो ओशियन फ्लोर हम जब देखेंगे तब उसको हम डिटेल में देखेंगे। बस इसका जो आप लॉन्ग जो ये जो रीच का जो है ना, वो याद रखना कि ये 70,000 किलोमीटर लॉन्ग होती है। बस इतना याद रखना, हो सकता है आप पीसीएस में पढ़ रहे हो तो उसमें पूछा जाए, तो बस इतना ही याद रखना। अब देखेंगे हम वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स देखेंगे, इंट्रूसिव फॉर्म्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। द लावा that is released during volcanic eruption on cooling develops into igneous rock। जब लावा कूल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, igneous rock बोलते हैं। and cooling may takes place either on reaching the surface or also while the lava is still in the crustal portion। मतलब मान लीजिए ये पोर्शन है अर्थ का, तो अगर ऊपर आके भी लावा कूल ही होता है, और कभी कभी वो ऊपर आने तक क्षमता ही नहीं होती इसकी, तो इसकी यहीं पे कूल हो जाता है, वो अंदर ही कूल हो जाता है। तो इस तरह से भी वो कूल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग of the lava, igneous rock are classified as volcanic rocks। igneous rock होते हैं उनको volcanic rocks भी बोला जाता है। cooling at the surface and plutonic, जो rock surface के यहाँ पे मतलब कूल हो जाता है ना, जो लावा यहाँ पे कूल होता है उसको volcanic rock बोला जाता है। मतलब जो surface के
क्या कह रही हूँ मैं, जो वल्केनिक लावा लावा जो होते हैं सरफेस के ऊपर कूल होते हैं उनको वल्केनिक रॉक बोला जाता है। और जो ये सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस के अंदर जो कूल होते हैं उनको प्लूटोनिक बोला जाता है, प्लूटोनिक रॉक बोला जाता है, कूलिंग इन द क्रस्ट। सो लावा दैट कूल विद इन द क्रस्टल पोर्शन अज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो जो सरफेस के अंदर जो होते हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जो जो भी लावा सरफेस के अंदर कूल होता है तो उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म। अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पे नहीं, हाँ, ये सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस का ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है और ये अंदर का भाग है। तो यहाँ पे जब लावा जो है वो कूल हो जाता है तो इसको हम प्लूटोनिक बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। जो भी यहाँ पे रॉक फॉर्म होता है उसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। तो ये रॉक है, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। उस रॉक को क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव फॉर्म बोलते हैं। और सब फॉर्म्स उसके हैं अलग अलग, तो हम उसके नीचे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये बैथोलिथ है। बैथो का मतलब बैथोस, ये ग्रीक वर्ड है। बैथोस का मतलब होता है डेप्थ, ठीक है। और लिथ का मतलब आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लिथ मतलब स्टोन होता है, स्टोन या रॉक कह लो आप इसको, ये होता है। तो इतना इसके जो मीनिंग आपको याद रहेगा ना तो आप आसानी से समझ जाओगे कि हाँ किसके बारे में बोला जा रहा है। तो बैथोस का मतलब यहाँ पे डेप्थ पे, ये यहाँ पे जो है वो जो वल्केनिक लावा जो होता है वही यहाँ पे ही मतलब कूल हो जाता है। तो उसी से अगर लार्ज नंबर पे और डेप्थ पे वो कूल हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, वो बैथोलिथ बन रहा है। मतलब जो भी रॉक यहाँ पे बन रहा है उसको नाम हमने क्या दिया, बैथोलिथ्स या बैथोसलिथ। ये बैथोस तो ग्रीक में बोला जाता है, बैथोलिथ बोला जाता है, ठीक है, जो भी रॉक यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब दूसरा नाम है क्या, हाँ, यहाँ पे लैकोलिथ्स है, ठीक है, लैकोलिथ्स। इसको आगे हम पढ़ेंगे, बस आप देखना कहाँ पे कुछ फॉर्म हो रहा है। ये डाइक यहाँ पे है, ये स्टॉक यहाँ पे है, और सील यहाँ पे होरिजेंटल फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं तो उसको सील्स बोला जाता है। और ये वोल्केनिक कंडक्ट है। और यहाँ पे ये लावा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कंपोजिट वोल्केनो, ये लावा मास है, और ये सिंडर कोन बन रहा है यहाँ पे। और ये लावा प्लेटू इस तरह से बनता है, ऐश कोन, वोल्केनिक डोम इस तरह से होता है। और ये वोल्केनिक वोल्केनिक नेक। और तो ये कालरा वाला इस तरह से है, अलग अलग दिखाया है इन्होंने। तो हम नीचे देखेंगे। तो चलो, मैंने जैसे कि बैथोलिथ्स का बोला था कि लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट एंड डेवलप इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम। जैसे कि हमने नीचे देखा था, वहां पे देखा था इस तरह से बना था ना वो, तो इस तरह से बना था, ठीक है। तो जब यहाँ नीचे जो जो फॉर्म हुआ था, एक तो बैथोस मतलब डीपनेस होती है, तो डीप में यहाँ पे अगर वो जो लावा है वो कूल हो जाता है और यहाँ पे जो भी रॉक बनता है तो उसको लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट एंड डेवलप इन फॉर्म ऑफ लार्ज डोम यहाँ पे डेवलप करती है, तो उसको हम बैथोलिथ बोलते हैं, ठीक है। एंड दे अपीयर ऑन द surface only after the denudation process। denudation मतलब जब ये मटेरियल रिमो इसके ऊपर जो भी फॉर्म होगा वो रिमो जब होगा मतलब हट जाएगा। denudation मतलब हट जाना। वेदरिंग प्रोसेस जब होती है और मटेरियल हट जाता है तो उसको हम denudation प्रोसेस बोलते हैं। तो वो जो ओवरलाइंग मटेरियल है वो जब हट जाता है तब ये सरफेस पे उभर के आते हैं, तब सरफेस पे ये अपीयरेंस इनका दिखाई देता है। एंड दे कवर लार्ज एरियाज एंड at times assume depth and that may be several kilometer। इनकी डेप्थ अगर देखा जाए तो several किलोमीटर होती है। these are granitic bodies होती है ये। and batholiths are cooled portion of magma chamber। जो भी मैग्मा चेम्बर से निकल के आता है मैग्मा यहाँ पे कूल हो जाता है तो वही बैथोलिथ्स होता है। अब देखते हैं हम लैकोलिथ्स। लैको का मतलब होता है पॉन्ड और लिथ का मतलब होता है रॉक या स्टोन, ठीक है। तो जो पॉन्ड शेप्ड जिसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यहाँ पे देखो, दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विथ अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय पाइप लाइक कंडूट फॉर्म बिलो, ठीक है, फ्रॉम बिलो। जैसे कि अभी यहाँ पे है, ये मान लीजिए बॉडी है अर्थ सरफेस की, और यहाँ से जो ये लावा आ रहा है तो एक इसमें आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो नीचे से आके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और उसी से यहाँ पे एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। नीचे से पाइप से आ रहा है और यहाँ पे पाइप से आके यहाँ पे डोम शेप बन रहा है, तो उसी को हम लैकोलिथ्स बोलते हैं। मतलब पॉन्ड पॉन्ड की तरह देखो, इस तरह से ये जो है पाइप से आ रहा है नीचे से और फिर इकट्ठा जमा हो रहा है यहाँ पे एक, तो ये इस जो डोम शेप बनता है या पॉन्ड बोले तो इसको लैकोलिथ्स बोलते हैं हम। तो ये भी
के लेवल पे होता है। और इट रिजेंबल सरफेस वल्केनोस और डोम्स ऑफ कंपोजिट वल्केनो, ओनली दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ। ये सरफेस के अंदर ही हो रहे हैं। इंट्रूसिव मतलब सरफेस के अंदर ही हो रहे हैं ये सब। ये फॉर्म जो है इंट्रूसिव के, ये सरफेस के अंदर हो रहे हैं। प्लूटोनिक रॉक्स के फॉर्म है ये, ठीक है। And it can be regarded as a localized source of lava that finds its way to the surface। ये अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं सरफेस तक आने का। ये खास करके आपको ये जो लैकोलिथ से है कर्नाटक की साइड पे, आपको ये कर्नाटक प्लाटो में आपको दिखाई देगा, स्पॉटेड विथ domal hills of granite rocks and most of these now exfoliated। मतलब ये सामने आ चुके हैं, जिस इसके ऊपर का जो भी मटेरियल था वो हट चुका है और ये सामने आ चुके हैं। एग्जांपल ऑफ लैकोलिथ्स और बैथोलिथ्स, ये आपको मोस्टली कर्नाटक साइड में दिखाई देगा, क्योंकि ग्रेनाइट, अगर रॉक ग्रेनाइट कहाँ पे दिखता है तो आपको वो कर्नाटक प्लाटो में ही दिखता है। तो ये आप याद रखोगे तो आपको अच्छा रहेगा। और आप वो जब हम्पी का भी आप अपनी स्ट्रक्चर देखा होगा यूट्यूब पे, तो वो आपको मोस्टली ग्रेनाइट रॉक से ही दिखेगा। लैपोलिथ, फैकोलिथ एंड सील्स। ये लैपोलिथ जो होता है, लैपो का मतलब होता है बाउल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो फैको होता है वो लेंटिल, जैसे आपने घर के ऊपर भी लेंटिल देखा होगा, लेंटिल देखा होगा, उस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो फिर लैपोलिथ देखते हैं। एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड, अ portion of the same may tend to move in a horizontal direction wherever it finds a weak plane। तो ये क्या होता है, जो ये पोर्शन बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, बाउल किस तरह से होता है, ये बाउल होता है ना हमारा, इस तरह से बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये लैपोलिथ। और फैकोलिथ इस तरह से होता है, होरिजेंटल होता है, ठीक है। एंड इट में गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डेवलप इनटू सॉसर शेप। मतलब जो जो हमारी चाय पीने वाला जो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको नहीं पता मुझे, लेकिन चाय पीने का जो हमारी कप और जो बसी होती है उस तरह से दिखता है, कॉनकेव शेप्ड में, जैसे कि मैंने बोला ना इस तरह से, ये इस तरह शेप में दिखते हैं ये, टू द स्काई बॉडी, और कॉल्ड लैपोलिथ, ठीक है। लैपो का मतलब है बाउल टाइप स्ट्रक्चर। अ वे मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट टाइम फाउंड इट द बेस ऑफ द सिंक्लिनाइज और एट द टॉप ऑफ द एंटीक्लाइन इन फोल्डेड इग्नियस कंट्री, ठीक है। एंड सच वेवी मटेरियल हैव अ डेफिनाइट कंडक्ट to source beneath and in the form of magma chambers subsequently develop as batholiths and these are called phacolites। तो हमने जस्ट इनका मीनिंग जो देखना था हमने देखा, जो फैकोलिथ होते हैं वो इस तरह से मोस्टली फॉर्म होते हैं, और जो लैकोलिथ होते हैं मोस्टली इस तरह से फॉर्म होते हैं अंडर द सरफेस। एंड द नियर होरिजेंटल बॉडीज ऑफ द, जो होरिजेंटल बॉडीज होती हैं इस तरह से बीच में इस तरह, और ये होरिजेंटल बॉडी, पूरी होरिजेंटल बॉडी जो होती है इसको हम सील बोलते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक होता है, ये भी सील होता है या शीट बोला जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। इसकी अगर थिकनेस ज्यादा है तो हम थोड़ा सा शीट बोल सकते हैं, शीट बोल सकते हैं या सील भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। थिनर वंस कॉल्ड शीट एंड थिक जो होती है होरिजन डिपॉजिट, तो उसको सील, सॉरी थिक वाला जो होता है उसको सील बोला जाता है, सील्स। एंड जो थिनर होता है उसको शीट बोला जाता है। तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। लास्ट फॉर्म है उसका डाइक्स। डाइक्स जो होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, आपने यहाँ पे देखना, जो ये फिगर है उसमें दिख रहा है, यहाँ पे है डाइक्स। तो ये डाइक्स जो है इस तरह से निकल निकल के आते हैं, इस तरह से फॉर्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल इसमें याद हमें यही रखना है कि जब ये लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स एंड द फिशर्स डेवलप इन द लैंड एंड इट सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह से आपने देखा ना वहां पे, इस तरह से मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है, उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो इस तरह से ये डाइक्स जो बनाते हैं, इतना याद रखना, ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होते हैं ना, तो ये होता है डाइक्स होते हैं। एंड इट गेट कूल इन द सेम पोजिशन टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर इस तरह से निकल के आ रहे हैं इस तरह से, तो ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर ही बना जा रहा है ना। एंड दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र के एरिया में आपको ये दिखाई देंगे। एंड दीज आर कंसिडर फीडर्स फॉर द इरप्शन दैट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स। तो इनकी वजह से आपको डेक्कन ट्रैप डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। तो चलो, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इतना हार्ड टफ नहीं था और हार्ड भी नहीं था, तो इजी है, बस इनके मीनिंग याद रख लो आप। तो इनको लैपोलिथ मतलब क्या, बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फैकोलिथ मतलब लेंटिल टाइप होता है। सील मतलब इस तरह से होता है। सील जब थिक होता है तो उसको सील बोला जाता है, या थिन होता है तब उसको शीट बोला जाता है। तो इतना सिंपल याद रखना है, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव। हमने देखा था सरफेस वेव जो होते हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ का कहाँ से मिलता है? एक तो आपको ड्रिलिंग से मिलता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो माइनिंग से मिलता है हमें, ये डायरेक्ट सोर्सेस हैं। और तीसरा जो है वोल्केनिक इरप्शन, इरप्शन जब होता है तो उससे हमें ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अर्थ इंटीरियर के बारे में मिलती है, तो इसका आंसर वोल्केनोज आता है, ठीक है। और जो यहाँ पे थर्ड है, विच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन हैव कॉज्ड डेक्कन ट्रैप। अभी देखा हमने फ्लड जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो उसका फ्लूइड मतलब बहता है, तो उससे डेक्कन जो है हमारा बना है, डेक्कन प्लाटू उससे पहले भी बना है, तो ये और उसी को एक्सटेंड किया है इसने, तो ये फ्लड वोल्केनोज की वजह से हुआ है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लिथोस्फीयर। आपको लिथोस्फीयर में पता है ना, क्रस्ट और क्या आता है, अपर मेंटल जो है हमारा वो आता है हमारे इसमें, हमारे लिथोस्फीयर में। तो हमारा आंसर क्या है? ये बी आंसर आता है इसमें, ठीक है। तो ये सब हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। और बाकी जब आप ये चैप्टर खुद से पढ़ोगे ना, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना, व्हाट आर द बॉडी वेव्स, क्या होती है, कैसे जनरेट होती है बॉडी वेव्स, ये आप वहां पे लिखोगे 30 वर्ड्स में। फिर यहाँ पे नेम द डायरेक्ट सोर्सेस इन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे कि अभी मैंने बताया ड्रिलिंग, माइनिंग, वोल्केनिक इरप्शन, इससे हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाई डू अर्थक्वेक वेव्स डेवलप एंड शैडो जोन। तो अर्थक्वेक वेव्स डेवलप शैडो जोन। तो जो अर्थक्वेक वेव है वो शैडो जोन क्यों बनाती है? क्योंकि जो हमारी पी वेव्स है, हमारी पी वेव्स लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड, तीनों में से ही गुजरती है। लेकिन हमारी सॉलिड जो हमारी एस वेव है वो सरफेस, एस वेव जो हमारी है वो सिर्फ सॉलिड से ही वो गुजरती है, मतलब सॉलिड एरिया से ही पास होती है, तो इसीलिए शैडो जोन तैयार होता है। तो ये सब आप वहां पे आप लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, यहाँ पे 150 वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, मतलब 10 मार्कर क्वेश्चंस है ये। तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स ऑन द रॉक मास थ्रू विच दे ट्रेवल। तो ये आप लिखोगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द इंट्रूसिव फॉर्म, जो अभी हमने देखे, बैथोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ जो हमने देखे हैं, तो वो इंट्रूसिव फॉर्म्स है। डाइक है, सिल है, और या शीट बोलो, तो ये सब क्या है? इंट्रूसिव फॉर्म्स है। इनको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हो आप इंट्रूसिव फॉर्म को, तो ये भी आप लिख सकते हो जब आप पढ़ोगे ना, और अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये सब लिख सकते हो वहां पे। तो ये हमने क्वेश्चंस भी देखे इसके ऊपर के। और ये जो फॉर्म्स है, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सील्स, डाइक्स और लैकोलिथ्स भी है। लैपो और लैको में याद रखना दोनों भी है, को भी है और पो भी है, ठीक है, और बैथोस। तो ये इंट्रूसिव फॉर्म्स है, बस इनके मीनिंग याद रहे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो होप कि आपको पसंद आए, और आप प्लीज पढ़ते रहिए, सीरियसली पढ़िए। और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, कोर सब्जेक्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जो हमारे कोर सब्जेक्ट है पॉलिटी, फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स, और फिर आता है हमारा एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। तो यहाँ से आपके 75% क्वेश्चंस और मार्क्स आपके कवर होते हैं। तो इस एरिया में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। स्टैटिक्स पोर्शन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बस इतना ही कहूँगी कि बिल्कुल टाइम पास ना करें, अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है। आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से अपनी जी जान लगा के मेहनत करिए, हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। और देखो, मैं हमेशा सबको ही बोलती हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप टाइम पढ़ाई में दोगे ना, उतना ही वो आपको ऊंचे लेवल तक पहुंचा देगी। अगर आप अपने दूसरे फालतू लोगों को टाइम दोगे ना, तो आपको हमेशा फिर बाद में जाके निकम्मा ही समझेंगे कि इतने दिन तो जिंदगी में कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं करेगा, आगे जाके कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए लोगों को टाइम मत दीजिए, अपना टाइम पूरे अपनी पढ़ाई में दीजिए। टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर, एक सब्जेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट करना है वो देखिए, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। बस इतना ही कहना है मुझे, और आज के लिए मैं यहीं पे रुकूंगी, और जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं कल लाऊंगी। धन्यवाद।